प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट की राजनीति विज्ञान विषय के दूसरा जो सेकंड पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार और द्वितीय पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक या प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ये जो पेपर है, ये पेपर दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे और इस पेपर में ये जो पेपर आएगा इसके 3 खंड होंगे और वो तीनों खंड जो फर्स्ट खंड है 20 नंबर का होगा, सेकंड खंड भी 20 नंबर का होगा, जो कि अलग अलग डिवाइडेड होंगे। जैसे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन हो सकते हैं या 4 नंबर के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा खंड है वो भी 20 नंबर का होगा और तीसरा खंड जो है वो एक तरीके से वर्णनात्मक होगा जो कि 60 नंबर का होगा। इस तरह से दोनों पेपर 3 खंडों में विभाजित होंगे और विद्यार्थियों को तीनों खंड करना अनिवार्य होगा। इसमें ये जो 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 36 नंबर लाना आवश्यक होता है। अब हम शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है और उसका नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ये एक तरीके से 3 खंडों में विभाजित है पूरा सिलेबस। इस सिलेबस में जो प्रथम खंड है उसमें जो हम आज चर्चा करेंगे मनु की चर्चा करेंगे। मनु ने मनुस्मृति लिखी है। इस स्मृतियों में वैसे तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनुस्मृति है। ये जो समस्त जो स्मृतियां हैं इसमें मनुस्मृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में माना गया है। भारतीय साहित्य में मनु को भारतीय सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में माना गया है। अब इस मनु के बारे में कहा जाता है, एक शतपथ ब्राह्मण की घटना का एक उल्लेख मिलता है कि एक जल प्लावन की घटना हुई और उसमें पूरे संसार में एक तरीके से पूरे हर जगह पानी हो गया। जल प्लावन की घटना के माध्यम से ये बताया गया है कि केवल मनु नाम का जो व्यक्ति है वो शेष बचे शेष, यानी कि मनु नाम का एकमात्र व्यक्ति बचा और उस मनु की हम संतान है। अब केवल मनु से ही भावी जो सभ्यता है वो एक तरह से बनी, तो ये कोई तथ्यात्मक नहीं लगता हमें। मनुस्मृति में जो मनु है, मनु ना ऐसा भी माना जाता है कि मनु एक परंपरा का नाम है। मनु में कई प्रकार के मनु हुए, लेकिन मनु ने मनुस्मृति लिखी, ये तथ्यात्मक है, ये भी सही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो स्रोत है उसमें वैदिक साहित्य, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ और नीति ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि ये जो भारतीय संस्कृति के स्रोत कहलाते हैं, ये सभी जो हैं, चाहे वैदिक साहित्य हो, महाकाव्य हो, नीति ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, ये सभी भारतीय जो प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोत कहे जाते हैं और इसमें मनुस्मृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति का रचना काल क्या रहा है, इसका समय पीरियड क्या रहा है?
के संदर्भ में मतक्य नहीं है, मत विभिन्नता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विद्वान इस संदर्भ में एक मत नहीं है। इस संदर्भ में क्या है? इस संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं, इनमें मत विभिन्नता पाई जाती है। अब यदि हम इन विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर विनय कुमार सरकार। डॉक्टर विनय कुमार सरकार डॉक्टर विनय कुमार सरकार का कहना यह है कि मनुस्मृति ये 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ माना है इन्होंने, और इसके बाद में डॉक्टर साल्टोरे कहते हैं कि ये 19वीं ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व की रचना इन्होंने मानी है। और इसके बाद में मैक्स मुलर आते हैं, और मैक्स मुलर का मानना यह है कि ये 4वीं शताब्दी के बाद की रचना है। इसी तरह से इन्हीं के निकटतम शिष्य जॉर्ज बूलर कहते हैं कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात 2री शताब्दी की रचना हो सकती है। इस तरह से डॉक्टर विनय कुमार सरकार, डॉक्टर साल्टोरे और डॉक्टर ये मैक्स मुलर और उनके शिष्य जॉर्ज बूलर, इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार इसका रचनाकार बताया है। अब हम इसकी विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। विषय वस्तु के संदर्भ में इसमें 12 अध्याय हैं। राजनीति विज्ञान के दृष्टि से यदि हम अध्ययन करते हैं तो वो है 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस राजधर्म के प्रतिपादन में इसका हम लोग इस 7वां अध्याय का अध्ययन करते हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से जो मनु के संदर्भ में जो प्रश्न आता है वो पहला है राज्य उत्पत्ति के बारे में। राज्य उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। राज्य विज्ञान में राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और राज्य किसे कहते हैं? राज्य के लिए 4 बातों का होना आवश्यक है। अर्थात राज्य के 4 सिद्धांत हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें इसके आधार पर हम कहेंगे कोई भी राज्य है। ये चारों बातें यदि होगी किसी राज्य में तो संभव है कि राज्य है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 1947 से पहले हमारे यहाँ संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी और उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भारत में होता था। अर्थात ब्रिटिश संसद कानून बनाती थी और लागू भारत में होता था। किंतु 47 के बाद में 1947 के बाद में हमारे यहाँ अपनी संसद बनी और लोकसभा, राज्यसभा, और वहाँ यहाँ के जो जनता के जो प्रतिनिधि उसमें पहुँचे, और वही संसद एक तरीके से अब कानून बना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जो बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत है देवी सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत, और चौथा है विकासवादी सिद्धांत। यदि हम राज्य के प्रथम सिद्धांत की चर्चा करते हैं
तो वह है देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, अर्थात राजा देवीय है, राज्य की उत्पत्ति देवीय है। देवीय उत्पत्ति होने के कारण राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा सिद्धांत जिसको शक्ति सिद्धांत कहते हैं, माइट इज राइट, अर्थात इस सिद्धांत का मानना यह है कि शक्ति, राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। जिसके पास में प्रारंभ में शक्ति रही होगी वही कबीला, जो कबीला होगा, कबीले का प्रमुख बन गया और उसके बाद में एक तरीके से कालांतर में राजा बन गया। इस तरह से राजा की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से, अर्थात शक्ति सिद्धांत का मानना यह है कि राज्य शक्ति का परिणाम है। तीसरा सिद्धांत है संपूर्णता सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसमें तीन विद्वान है, हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स ने लेविएथन लिखा, उसमें उसने ये विस्तार से लिखा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये तीनों विचारक एक ही प्रकार से राज्य की उत्पत्ति बताते हैं और उनका ये मानना है कि राज्य समझौते का परिणाम है। एक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं तीनों। पहले प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हैं और उस प्राकृतिक अवस्था में बताते हैं कि राज्य इस अवस्था में व्यक्ति किस तरह से सर्वाइव करता था। उसके बाद में ये समझौते की बात करते हैं और समझौते के बाद में राज्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये तीनों एक ही प्रकार से राज्य की बात करते हैं, राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो यह समझौतावादी सिद्धांत है। और चौथा जो सिद्धांत है जिसको हम ये कह सकते हैं विकासवादी सिद्धांत, कि राज्य एकदम से विकास का परिणाम नहीं है, राज्य को बनने में काफ़ी टाइम लगा है, समय लगा है और वर्तमान में जो राज्य है ये शनः विकास का परिणाम है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत को संचित किया है। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, देवी सिद्धांत का मानना यह है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय है, अर्थात राजा को ईश्वर ने बनाया है। राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायी न रह करके ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है जिसने उसको बनाया है। अर्थात इस सिद्धांत का गठन इसलिए किया गया, इसका निर्माण इसलिए किया गया कि राजा को निरंकुश साबित किया जा सकता है, राजा निरंकुश है। लेकिन प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु ने मनुस्मृति में यह उल्लेख किया है कि राजा निरंकुश नहीं है। राज्य की उत्पत्ति देवीय सिद्धांत को संकेत करते हुए मनु ने कहा कि राजा देवीय है, अर्थात राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय है। इससे पूर्व उसने ये स्पष्ट किया कि राज्य से पूर्व एक बहुत ही भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है, मनुस्मृति में प्रतिपादन किया है कि प्रारंभ में राज्य के न होने से, बलवानों के डर से, संपूर्ण चराचर की रक्षा के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ईश्वर ने राजा की सृष्टि इसलिए की क्योंकि भयावह स्थिति थी, यानी कि वो स्थिति एक तरीके से मारकाट की स्थिति थी। प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध था, एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन था। इस अवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर ने विभिन्न देवताओं के सारभूत नित्य अंश से राजा का निर्माण किया। विभिन्न देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, इन देवताओं के सारभूत नित्य अंश से राजा का निर्माण किया। ऐसा राजा जिसका निर्माण विभिन्न देवताओं के अंश से हुआ हो, वह राजा निरंकुश नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि मनु ने राजा और राज्य इसको प्रायोजिक शब्दों के रूप में काम में लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक संस्थागत रूप में राज्य और एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत के रूप में राजा, दोनों के एक मानता हो, ऐसी बात नहीं है। तो जहां राजा की बात करता है मनु,
मनुस्मृति में वहाँ राज्य की चर्चा कर रहा हो, और जहाँ राज्य की चर्चा कर रहा है वहाँ वो राज्य के बारे में बता रहा है। तो मनुस्मृति में राजा और राज्य को एक तरीके से पर्यायवाची शब्द के रूप में काम में लिया गया, जिसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि एक संस्थागत रूप में राज्य और एक व्यक्तिगत रूप में राजा दोनों को मनु एक मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो विभिन्न देवताओं के सारभूत नित्य अंश से निर्मित होने के कारण राजा देखने में सब जीवों को अभिभूत करता है, अर्थात राजा एक तरीके से सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति में ये प्रतिपादन किया गया है कि राजाग्नि सब अग्नियों से सर्वोच्च है। कैसे है? अग्नि तो असावधानी से स्पर्श करने वाले को जलाती है, किंतु राजा अग्नि चिर संचित धन संपदा सहित संपूर्ण कुल का नाश कर देती है। अर्थात राजा को कभी भी एक तरीके से बालक स्वरूप में भी राजा यदि राजगद्दी पर बैठा है तो उसको एक तरीके से बालक मानकर उसका अपमान न करें, क्योंकि उसके साथ में राजा अग्नि है। ये वो अग्नि उस व्यक्ति को नष्ट नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण कुल का ही सर्वनाश कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुस्मृति में ये जो विभिन्न देवता हैं, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, इनका थोड़े थोड़े अंश लेकर के राजा को बनाया। इन सब देवताओं का अंश उस राजा में है, इसलिए राजा इन देवताओं की तरह कार्य करेगा। इन देवताओं की तरह रह करके राजा कार्य करेगा। राजा के साथ में जो दिव्यता जोड़ी है, राज्य सत्ता के साथ में जो दिव्यता जोड़ी गई है, ये राजा की दिव्यता नहीं है, बल्कि ये राजा के दायित्व हैं। ये राजा के राज सत्ता के साथ जो दिव्यता जोड़ी गई है वह राजा के दायित्व हैं। राजा के दायित्व, ये राजा इन विभिन्न देवताओं के की तरह रह करके कार्य करेगा। जैसे इंद्र का कार्य है वर्षा करना, अर्थात राजा सुख समृद्धि की वर्षा करेगा। वायु सब जगह विचरण करती है, सब जीवों में व्याप्त रहती है, तो राजा भी एक तरीके से गुप्तचरों के माध्यम से सब जगह सबकी खबर रखेगा। यम का कार्य है मृत्यु, यम मृत्यु का देवता है, तो राजा भी यम स्वरूप है। समय आने पर अपने सगे संबंधी और पुत्रों का भी एक तरीके से वो बलिदान कर देता है, अर्थात किसी को भी वो सजा दे सकता है और अपने पुत्र को का भी बलिदान देने में वो पीछे नहीं होता है। सूर्य का कार्य है, सूर्य के साथ में प्रकाश जुड़ा हुआ है, सूर्य के साथ में प्रचंडता जुड़ी हुई है, तो ये कहा गया है कि राजा सूर्य की तरह रहकर कार्य करेगा, अर्थात सबको प्रकाश देगा, सबको समृद्धि लाएगा, सबको एक तरीके से सबका को ख्याल रखेगा। तो राजा सूर्य के समान रह करके, सूर्य जैसे प्रचंड होता है, सूर्य के समान कोई देख नहीं सकता है। यदि सूर्य के समान कोई देखता है तो अपने एक तरीके से अपने जो एक तरीके से चक्षु हैं, अपनी जो आँखें हैं उसको खो देगा। तो इस राजा एक तरीके से सूर्य के समान है, अर्थात राज्य की जो सत्ता है उसको कोई चुनौती नहीं दे, अर्थात कोई चुनौती देगा तो वो संपूर्ण कुल सहित नष्ट हो जाएगा। तो ये जो सब देवता हैं, इन सब देवताओं की तरह रह करके राजा कार्य करेगा। तो एक तरीके से ये सब देवताओं के जो कार्य हैं वो एक तरीके से मनु ने व्रतों की संज्ञा दिया था। राजा इंद्र व्रत का पालन करेगा, चंद्र व्रत का पालन करेगा, वायु व्रत का पालन करेगा, यम व्रत का पालन करेगा और सूर्य व्रत का पालन करेगा। इन सब देवताओं को एक तरीके से कार्यों को व्रतों की संज्ञा दी है और राजा के साथ में जो दिव्यता जोड़ी गई है
ये राजा की दिव्यता नहीं है। मनु ने राजा को केवल एक अभिकर्ता के रूप में माना है, एक एजेंट के रूप में माना है, और ये निर्धारित किया है कि एक तरीके से वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। अर्थात मनु का मानना ये है कि मनु का राजा निरंकुश नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए बना है, लोक कल्याण के लिए ये अस्तित्व में आया है। इसलिए राजा के साथ में दिव्यता जो जोड़ी गई है, ये दिव्यता राजा की दिव्यता नहीं है, राजा के दायित्व है। आज हम यहीं तक चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।